हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, माय नेम इज शहनवाज अहमद और आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी के आगे कैरी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वोर्टेक्स फ्लो को देखा था और उसमें हम लोगों ने फ्री वोर्टेक्स मोशन एंड फोर्स वोर्टेक्स मोशन को देखा था और उसी में फोर्स वोर्टेक्स में ही हम लोग क्या सीख रहे थे कि देखेंगे कि स्पिल आउट कब होता है, कैसे होता है। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे कंडीशंस आपको बताए थे। ठीक है, आज उसके आगे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं ताकि कल जो पढ़ा था लास्ट क्लास में वो हम लोगों को रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हम आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन बना देते हैं, इसी से हम लोग स्टडी करेंगे आगे। तो देखिए, सपोज दैट मैंने माना कि एक कंटेनर है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, हैविंग रेडियस 2 मीटर। सपोज दैट मैंने माना इसका रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू 2 मीटर है। ठीक है, और हमने कहा कि इसको ओमेगा इज इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकंड से हम लोग रोटेट करने लग जाएं। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले क्या दिखाया, ये जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं ये क्या है, ये है आपका इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0। ये तब होगा लिक्विड का लेवल जब ओमेगा कितना था, 0 था, यानी कि ये रोटेट नहीं कर रहा था। ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लो सपोज दैट, और ये जो इनिशियल लेवल था वो कितना था, वो हमने मान लिया ये इनिशियल लेवल था 6 मीटर सपोज दैट। ठीक है, और हमने माना है कि मेरे पूरे कंटेनर की जो हाइट है ना वो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने मान लिया है कि 8 ओमेगा रेडियन पर सेकंड से इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आपको इसमें जो शेप बनेगा लिक्विड लेवल का वो कैसा बनेगा, पैराबोलाइड शेप का बनेगा, वो हम लोग देख चुके हैं। तो वो जो शेप बनेगा पैराबोलाइड बनेगा ये तो पता है, लेकिन उसकी हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते थे, हम लोग लिखते थे ना कि सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पैराबोला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो ओमेगा कितना है 8 स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पैराबोला को हम लोग z से डिनोट करते थे और हाइट ऑफ द पैराबोला जो हम लोगों का आ रहा है 8 रेडियन पर सेकंड के लिए वो आ रहा है 13.05 अप्रॉक्सीमेटली, इतना आ रहा है। ठीक है, 13.049 ऐसे कुछ आ रहा है, तो हम उसको 0.05 ले ले रहे हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। तो ये पता चला हम लोगों को कि पैराबोला का हाइट जो है वो 13.05 है और कंटेनर का हाइट कितना है, 10 मीटर है। इसका मतलब जो पैराबोला बनेगा, वो पैराबोला जो भी बनेगा उसकी हाइट कंटेनर की हाइट से क्या मिलेगी, आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए आप, अगर ज़्यादा मिलेगी तो वो कैसा शेप का होगा। तो देखिए हम पैराबोला को बनाएंगे कुछ इस तरीके से। यानी कि देखो, अब हमको तो नहीं पता ना कि पैराबोला अब जैसे इसके ऊपर कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग इसके नीचे इमेजिनरी बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसमें क्या दिखा देंगे कि ये जो टोटल हाइट आई है, ये टोटल हाइट है आपको 13.05 मीटर। ठीक है, ये हाइट ऑफ द पैराबोला हो गया। तो ये जो बॉटम साइड जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वो होगी 3.05 मीटर। ये हमने इमेजिनरी बाहर बढ़ाया है। ठीक है,
क्योंकि देखो जब भी हम लोग कंटेनर रोटेट करते हैं ना, जैसे जैसे रोटेशन बढ़ाते जाओगे लिक्विड कंटेनर के वॉल की तरफ शिफ्ट करने लग जाएगा, और हम लोगों को पता है जब शिफ्ट करने लग जाएगा तो मेरा जो लिक्विड का होगा वो कहाँ कहाँ होगा, देखिए हम उसको ग्रीन पेन से दिखा दे रहे हैं। लिक्विड जो बचेगा वो केवल इधर इधर बचेगा ना, ठीक है, क्योंकि अगर कंटेनर ओपन है तो फ्लूइड बाहर चल जाएगा, तो लिक्विड जो बचेगा वो केवल कहाँ बचेगा, ग्रीन जो शेडेड जोन में बचेगा। ये पूरा बीच का क्या हो चुका होगा, खाली हो चुका होगा, ठीक है। तो वैसा शेप बनता है इसलिए हमने ऐसा बना लिया, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या मान लिया कि ये छोटा सा पैराबोला नीचे की साइड बन रहा है, इसका रेडियस हमने मान लिया स्मॉल r, ठीक है। अब देखो, अब इतना z निकल चुका है, हम लोगों को पता ये करना है कि स्पिलेज कितना होगा, यानी इसके अंदर से फ्लूइड कितना बाहर जाएगा। z की हाइट कंटेनर की हाइट से ज्यादा है, ये तो यही समझ में आ रहा है कि स्पिलेज होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालेंगे जब ओमेगा क्या रहा होगा, 0 रेडियन रहा होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल लेवल कितना है 6 मीटर, तो पाई इंटू 2 स्क्वायर इंटू 6 मीटर, यही आपका इनिशियल वॉल्यूम हो गया। इनिशियल वॉल्यूम को सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम का वैल्यू आ रहा है 75.39 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है, जो लिक्विड का वॉल्यूम है जो उस कंटेनर में पहले था, यानी यहां तक जितनी वॉल्यूम थी वो निकाल दिया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि कितना स्पिलेज हुआ है, तो क्यों ना हम फाइनल निकाल लें और इनिशियल में से फाइनल घटा देंगे तो कितना बाहर गया ये पता चल जाएगा। लेकिन फाइनल कैसे निकलेगा, तो अब ध्यान से देखो, फाइनल अगर निकालना है तो इस चीज को समझो, क्यों ना हम पहले पूरे कंटेनर का वॉल्यूम निकालें, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लें पहले, यानी कि यहां से, यानी कि अगर नाम दे दें ए बी सी डी और ये सिलेंडर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो अगर ए बी सी डी का अगर हम वॉल्यूम निकाल लें तो पूरा वॉल्यूम निकलेगा, और उस पूरे वॉल्यूम में से अगर हम इसको काट दें, रेड वाला पोर्शन काट के निकाल दें, ठीक है, तो रेड वाला पोर्शन काट के निकालेंगे अगर हम लोग, तो देखो ग्रीन वाला तो बचेगा, लेकिन ये फालतू है जो हम लोग काट रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो नीचे साइड रेड वाला है ये तो कंटेनर में है ही नहीं। तो अगर आप पूरे में से ये रेड वाला काट डालोगे, यानी ये जो रेड वाला रीजन हम शेडेड कर रहे हैं ये अगर हम लोग हटा देंगे तो हम लोगों को ये जो नीचे साइड है छोटा सा पैराबोला ये फालतू कट जाएगा, तो बाद में इसको जोड़ देंगे। तो देखो सिंपल सा फंडा है। तो पता ये चला कि फाइनल वॉल्यूम अगर निकालना है हम लोगों को तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमने करना है पहले तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू 10, पाई आर स्क्वायर एच, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर निकल गया। इसमें से किसको काट के हटा दे, पैराबोला को, तो पाई आर स्क्वायर इंटू जेड बाई 2, और जेड कितना है 13.05 बाई 2, यही था मेरा पैराबोला का वॉल्यूम होता था ना, पाई आर स्क्वायर जेड बाई 2, ये हमने लिख दिया। लेकिन अगर हम पूरे में से पैराबोला को काटा है तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये कंटेनर में नहीं है, ये फालतू काट दिया आपने, तो इसको बाद में जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़िएगा कैसे, देखिए पाई, लेकिन इस बार स्मॉल आर स्क्वायर लीजिएगा जो इसका होगा, और इसकी हाइट लीजिएगा जो कितनी होगी 3.05, क्योंकि इसका z यही होगा ना, छोटे वाले का z नॉट जो होगा ये होगा, और डिवाइडेड बाय 2, लेकिन r नहीं है तो अब r निकाल लो। तो r कैसे निकलेगा, देखो z नॉट इज इक्वल टू 3.05 एंड वी नो दैट z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर बाई 2g विच इज इक्वल टू 3.05। तो यहां से हम लोग किसको फाइंड आउट कर लेंगे,
स्मॉल आर को, क्योंकि ओमेगा अगर एक कांस्टेंट ओमेगा है तो जितना ओमेगा यहाँ होगा उतना ओमेगा यहाँ भी होगा, इसलिए स्मॉल आर जो है उसका वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। कितना आएगा 3.05 इंटू 2 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर, इस पूरे पे रूट अंडर डालेंगे तो स्मॉल आर निकल जाएगा। स्मॉल आर का वैल्यू कितना आएगा 0.966, ये आ जाएगा स्मॉल आर का वैल्यू। ठीक है, यही है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या कीजिए, इसको पुट इन इक्वेशन ए रख दो यहाँ पर, फाइनल वॉल्यूम निकल जाएगा और आपको साफ साफ दिखेगा कि सर इनिशियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन फाइनल वॉल्यूम। इट मीन्स दैट, यानी कि आप कह सकते हैं इट मीन्स दैट देयर इज स्पिलेज ऑफ लिक्विड। तो स्पिलेज कितना होगा, हम लोगों को पता है स्पिलेज बराबर क्या लिखते हैं, V इनिशियल माइनस V फाइनल। तो अगर चाहो तो सॉल्व करके देखना, V फाइनल का वैल्यू आना चाहिए आपको कितना, V फाइनल का वैल्यू आएगा 48.08 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा फाइनल। दोनों को घटा दीजिएगा यहाँ पर रख करके, तो आपको है ये 75.39 माइनस 48.08 विच इज इक्वल टू, आपको आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 27.26 मीटर क्यूब। ये आपका हो गया स्पिलेज। तो देखो कल जो एक क्वेश्चन कराया था उसमें Z का वैल्यू कंटेनर के हाइट से कम आया था, इसीलिए उसको कराया था कि पता चले। और सुनो, Z का वैल्यू देख करके ये मत बोल देना कि सर स्पिलेज होगा कि नहीं, क्योंकि देखो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने जो कल क्लास में क्वेश्चन लिया था, चलो उसी को ले लेते हैं। मैंने कहा कि ये 6 मीटर है इनिशियल लेवल, कंटेनर की हाइट मैंने कहा था 10 मीटर है, मैंने कहा कि ओमेगा कितना है 7 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, तो इस केस में Z का वैल्यू आया था 9.98 मीटर। दैट इज कि हम लोगों को जो पैराबोला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जो हमने यहाँ पर बना दिया है आपको। ठीक है, और इसकी रेडियस थी आपको 2 मीटर। ठीक है, तो अब कई बार लोग ये देखते हैं कि सर कंटेनर 10 मीटर है, Z 9.98 है, तो स्पिलेज नहीं होगा। तो देखो ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि Z कितना आएगा, यानी हाइट ऑफ द पैराबोला आएगा। आपको ध्यान किसके देखना है, तो ध्यान देना है कि देखो ये था आपका इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल जो था वो 6 मीटर पे था, टोटल हाइट 10 मीटर है, तो ऊपर जो खाली जगह होगा वो कितना मीटर का होगा, 4 मीटर का होगा ना। और कल मैंने सिखाया है अगर स्पिलेज नहीं होगा तो सेंटर से जितना फॉल करता है सेंटर से उतना ही वॉल पर उतना ही राइज करता है। तो अब देखो अगर ऊपर में 4 मीटर जगह खाली है तो जब तक फ्लूइड ऊपर 4 मीटर चढ़ेगा उतना ही 4 मीटर नीचे घटेगा, यानी टोटल कितना हुआ 8 मीटर। अगर Z 8 मीटर आता तो हम कहते स्पिलेज नहीं होगा। तो हमेशा याद रखो Z देख करके काम मत क्या करो, आप देखा करो कंटेनर में जगह कितना खाली है, जितना जगह खाली है उसका 2 टाइम्स तक अगर Z आ रहा है तो स्पिलेज नहीं होगा। लेकिन अगर उसके 2 टाइम्स से ज्यादा Z का वैल्यू है तो इट मस्ट बी स्पिलेज। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसलिए ये गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आप हमेशा Z का वैल्यू को देखने के बाद ये देखा करो कंटेनर खाली कितना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोल देना कि सर Z तो आ रहा है 9 पॉइंट समथिंग और हाइट है कंटेनर का 10 तो बाहर थोड़ी जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। इनिशियली जो फ्लूइड था इनिशियली तो 6 मीटर पर था ही, खाली जगह कितना हुआ, खाली जगह हुआ 4 मीटर का, इसीलिए हम लोग उसको ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि आपको एक क्वेश्चन जब Z अंदर आ जाए तो कैसे करना ये पता है,
और जब एक क्वेश्चन जब z कहाँ आ जाए, कंटेनर के बाहर आ जाए, तो कैसे करना है ये पता है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन ही बना करके आपको कराते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली एक रिजल्ट है जो कि अभी कुछ दिन पहले गेट के पेपर में पूछ लिया गया, ठीक है, और वो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो गेट में भी ये चीज़ आई थी और इसको हम आपको डिराइव करके बता दे रहे हैं कि देखिए ये क्या चीज़ था और ये डायरेक्ट रिजल्ट गेट के पेपर में आया था, ठीक है। तो देखिए गेट के पेपर में उसने कहा, क्वेश्चन में कहा कि एक कंटेनर है जो कि पूरा फिल्ड है और क्लोज्ड कंटेनर है। अगर एक कंटेनर पूरी तरीके से फिल्ड है और क्लोज्ड कंटेनर है, हैविंग रेडियस कैपिटल R, ठीक है, तो उस कंटेनर को अगर हम एक कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करें तो उसके अंदर जो फ्लूइड है, देखो कंटेनर क्लोज्ड है तो फ्लूइड बाहर तो जा नहीं पाएगा, और जब फ्लूइड बाहर नहीं जा पाएगा तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड अपने कंटेनर के टॉप सरफेस पर यानी कि ढक्कन पर और बॉटम सरफेस यानी बेस पर, दोनों पर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसीलिए तो ठीक वैसा ही तो है जैसे आपके घर में ग्राइंडर मशीन है, उसमें आपने मसाला डाला, मशीन चला दिया, ऊपर से आप पकड़ते हो ना, या ऊपर से लॉक लगाते हो ना। लॉक क्यों लगाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऊपर की तरफ क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। तो आपको ये पता करना है कि टॉप सरफेस पर यानी कि अपने लिड पर, अपने ढक्कन पर कितना फोर्स लगाएगा और अपने बॉटम यानी बेस पर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो हम अगला कंडीशन जो आपको दे रहे हैं वो क्या है, हमने मान लिया सपोज दैट एक कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, ठीक है, और इस कंटेनर को हमने क्या कह दिया है कि ये कंटेनर क्लोज्ड कंटेनर है। ये क्या है, क्लोज्ड कंटेनर है। अब अगर क्लोज्ड कंटेनर है और इस कंटेनर में अभी हम मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा फ्लूइड क्या है, फिल्ड है, इस कंटेनर में पूरा टॉप तक कंटेनर में फ्लूइड फिल्ड है, और इस कंटेनर की जो हाइट है, ये हाइट सपोज दैट हमने मान लिया h, ठीक है, h हाइट का कंटेनर है और इसका रेडियस कितना है, तो कैपिटल R है, ठीक है। और हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये किससे रोटेट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से एक कांस्टेंट ओमेगा से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर को रोटेट कर रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि बेस पर यानी कि फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द बेस ऑफ कंटेनर, ठीक है, एज वेल एज एट द टॉप सरफेस ऑफ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के टॉप सरफेस पर कितना फोर्स लगेगा और कंटेनर के बेस पर कितना फोर्स लगेगा, ये दोनों चीजें हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे सिंपल चीज अगर हम बात करें तो देखो, अगर ये कंटेनर क्लोज्ड है, रोटेट नहीं कर रहा है, तो जो बेस पर फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सा होगा, अगर रोटेट नहीं कर रहा है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा और उसके कारण, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम क्या लेके चल रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया मान ले रहे हैं A, ठीक है। तो आपको जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो देखो हमने कहा सिंपल सा फंडा है कि आपको व्हेन देयर इज नो रोटेशन, अगर कोई रोटेशन नहीं है तो ओमेगा 0 रेडियन पर सेकंड है, तो फोर्स ऑन दी बॉटम सरफेस जो होगा, फिलहाल के लिए चूंकि अभी रोटेशन नहीं है, इसको हम फोर्स F1 कह रहे हैं, और ये कितना है, तो ये है मेरा रो जी एच इंटू ए, ठीक है।
क्लियर है? और इस एरिया की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, अगर हम रेडियस के टर्म में लिखना चाहे तो रेडियस के टर्म में लिख सकते हैं, और अगर हम डाया के टर्म्स में लिखना चाहे तो डाया के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो π/4 d² भी लिख सकते हैं, π/4 d²। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं ρgh। ठीक है, और एरिया को हम लिख देते हैं पाई, बेस का एरिया कितना हो जाएगा, सर्कल है तो सर्कल का एरिया हो जाएगा आपको πr²। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा फंडा है, जब रोटेशन नहीं था तो ये फोर्स बॉटम पर लग रहा था और टॉप सरफेस पर क्या लग रहा होगा, तो कुछ नहीं लग रहा होगा। जब ओमेगा 0 होगा तो बॉटम पर F1 लग रहा था, लेकिन टॉप पे कहां कुछ लगेगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम लोग लिक्विड की वजह से निकाल रहे हैं। अब अगर हम मान लें व्हेन देयर इज रोटेशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट का, अगर हम अब उसको रोटेशन दे दें तो देखो, अब चीज को ध्यान से समझना, कंटेनर है क्लोज्ड, आप रोटेशन दोगे तो फ्लूइड बाहर नहीं जा पाएगा। क्या होगा, फ्लूइड चाहेगा कि बाहर जाए, और कितना फ्लूइड चाहेगा कि बाहर जाए, जो शेप ऑफ द पैराबोला बनेगा वही चाहेगा कि बाहर जाए। तो देखो एक्चुअली में कोई पैराबोला बनेगा नहीं, लेकिन हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि देखिए अगर ओपन होता तो ये जो शेप बना है पैराबोलाइड शेप, यही फ्लूइड सबसे पहले क्या होता, उस ओमेगा के कारण क्या होता, बाहर जाता। ठीक है, तो अब ये जो इतना शेप बना है इसकी हाइट क्या होगी, तो ये हाइट होगी आपको z, और ये z किसके कारण आया होगा, तो r² ओमेगा² 2g, इसी ओमेगा के कारण आया होगा। तो अब ध्यान से समझो, अगर हम ओमेगा से रोटेट करेंगे तो ये फ्लूइड चाहता कि बाहर चल जाए, तो बाहर जाने का मतलब ये सारा का सारा फ्लूइड टॉप सरफेस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाना शुरू करेगा कि हम बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि क्लोज्ड कंटेनर है तो ये बाहर नहीं जा पा रहा है, तो टॉप सरफेस पर जो फोर्स आएगा वो किसके कारण आएगा, ये जितना भी मास यानी जितना भी वेट ऑफ द फ्लूइड जो बाहर जाना चाह रहा होगा वो अपने वेट के बराबर बाहर फोर्स लगाएगा। तो हम ये कहेंगे, जैसे ही ओमेगा देंगे तो हम कहेंगे फोर्स ऑन द टॉप सरफेस जो होगा वो होगा F2, और ये किसके बराबर होगा, देखो ये फ्लूइड बाहर जाना चाहता है, नहीं जा पा रहा है, तो ये जितना भी इसका वजन होगा वो वजन किधर एक्ट कर रहा होगा, इसका वजन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, जो कि बॉटम सरफेस पर लगेगा, और उसी का रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो जो टॉप सरफेस पर जो फोर्स आएगा F2, वही जो है कुछ नहीं होगा mg यानी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जो होता उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो mg आएगा, इस mg को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g, एंड वॉल्यूम कितना वॉल्यूम होगा, तो पैराबोला का वॉल्यूम आपको पता है पाई r² z/2, ये वॉल्यूम ऑफ द पैराबोला हो गया, इनटू रो इनटू g। ये आपको क्या हो गया, ये आपको हो गया, ये वो फोर्स है जो आपको टॉप सरफेस पर लगेगा और उसी का रिएक्शन बॉटम पर लगेगा। ठीक है, क्योंकि इतना वेट ऑफ द फ्लूइड बाहर जाता, वो नहीं जा पाया, तो उसका वेट फिर रिएक्शन किधर देगा, बॉटम के तरफ। तो आपको जो F2 निकला वो ये होगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम यही होगा ना, आपको z आपको पता है, तो ऐसा करो z का वैल्यू यहां पुट कर दो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख देते हैं पाई r² और z का वैल्यू कितना रख देंगे, z का वैल्यू रख देंगे
आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू 2, ठीक है, इंटू रो जी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। F2 बराबर क्या आया? F2 बराबर होगा हम लोगों को पाई r पे पावर 4 ओमेगा स्क्वायर रो इंटू जी, जी काट देते हैं, ऐसा करते हैं, जी एंड जी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, रो अपॉन 4, ठीक है। तो ये जो मिला हम लोगों को F2, और यही फोर्स कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन द टॉप सरफेस। तो अगर टॉप सरफेस पर पूछता कि कितना फोर्स लग रहा है तो आपका आंसर यही होता, ऑब्जेक्टिव में ये दिया होता। लेकिन आपके गेट के पेपर में पूछा था उसने बॉटम सरफेस पर फोर्स बताइए। तो देखो बॉटम सरफेस पर रोटेट हो चाहे ना हो, क्लोज कंटेनर है, ये तो लगेगा ही क्योंकि फ्लूइड उतना हाइट तक है। इसके अलावा ये भी लग रहा होगा क्योंकि ये फ्लूइड बाहर जाता नहीं जा पाए, ऊपर धक्का मारेगा तो उसका टॉप सरफेस जो होगा वो भी तो नीचे की तरफ धक्का मारेगा। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा तभी तो फ्लूइड नहीं जा पा रहा है, तो वो नीचे धक्का मारेगा तो कहां आ जाएगा? नीचे आएगा। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो? देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन द बॉटम सरफेस इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो अब F1 कितना है आप लिख दीजिए, रो जी इंटू एच इंटू पाई आर स्क्वायर, और F2 कितना है? तो पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो बाई 4, ठीक है। चाहो तो आप रो कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, ठीक है। तो आप लिख दो पाई इंटू रो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, यहां पर आर पे पावर 4 है, सॉरी, ठीक है। तो अगर हमने पाई रो ये कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा? यहां से हम लोगों को बचेगा g इंटू एच प्लस आर पे पावर 2 ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और आप अगर अपने गेट के पेपर को देखेंगे तो उसमें ऑप्शन में ये ऑप्शन गिवन था कि बताइए टोटल फोर्स ऑन दी बॉटम सरफेस क्या होगा, और ऑप्शन में ये आपको गिवन था। तो आप हमेशा याद रखना जब भी आपसे पूछा जाए टोटल फोर्स ऑन दी बॉटम प्लेट या बॉटम सरफेस बताइए, अगर क्लोज कंटेनर है रोटेट कर दें क्या होगा, तो आप ऐसे निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे चाहो तो तुम डायरेक्ट न्यूमेरिकल बना सकते हो अगर वैल्यूज दे दिया जाए तो, ठीक है। अब इसके बाद एक और कंडीशन है, एक और केस है, उसको भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। अब जो नेक्स्ट केस है, देखो अभी तक उस पर क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि उस पर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा केस है, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर मान लो हम किसी भी पॉइंट को ले ले, ओमेगा से रोटेट कर दे, और उस कंटेनर के अंदर फ्लूइड के अंदर कोई भी पॉइंट किसी भी हाइट पर ले ले, और आपको कहें कि बताइए इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है। देखो बॉटम पर पूछे, टॉप पर पूछे तो बहुत आसानी से निकाल लोगे, लेकिन एक बीच में आर्बिट्ररी कोई पॉइंट ले ले तो आपको पूछा जाए कि बताइए प्रेशर क्या होगा, तो हम लोग इस चीज को निकालेंगे, ठीक है। देखिए, तो अगला केस हम ले लेते हैं, सपोज दैट एक क्वेश्चन की तरह लिख देते हैं और इसको लिखा जाए फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट ए। हमने लिख दिया फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट ए विच इज एट अ डेप्थ, which is at a depth small h, ठीक है, depth of small h from initial liquid level and at a distance small r from the center, ठीक है, if ओमेगा रेडियन पर सेकंड इज प्रोवाइडेड। अब देखो सिंपल सी कंडीशन आपको दे रहे हैं,
मैंने पहले कहा, देखिए ये एक कंटेनर है, सपोज दैट, इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से, और इस कंटेनर में हमने इनिशियल लेवल ऑफ द फ्लूइड को माना है। इस चीज़ को हम आगे तक बढ़ा दे रहे हैं, इसको भी आगे तक बढ़ा दे रहे हैं ताकि हमको डायग्राम 2 बार बनाना पड़ेगा तो आपको आसानी हो समझने में। देखिए इनिशियल लेवल कुछ है उसका, और हमने कहा कि सपोज दैट इस कंटेनर का अपना जो रेडियस है ना, वो रेडियस हमने मान लिया कि रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। लेकिन इस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, अभी ये इनिशियल लेवल है, ठीक है, एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, और इस पॉइंट की जो लिक्विड सरफेस से, इनिशियल लिक्विड सरफेस से जो दूरी है वो कितनी है, वो है स्मॉल h। सपोज दैट ये है पॉइंट A जो कि इनिशियल लिक्विड लेवल से स्मॉल h की दूरी पर है, और सेंटर से इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। तो आपको इस A पॉइंट पर क्या करना है, प्रेशर निकालना है, ठीक है। ये तब कंडीशन है जब ओमेगा 0 था। अब हम ऐसा करते हैं, इसको ओमेगा प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, फिर से कंटेनर बनाया, उसी हाइट का कंटेनर ले रहे हैं। देखिए हमने वही कंटेनर ले लिया, ठीक है, और ये उसका इनिशियल लेवल था जो हम पहले से बना हुआ था। तो क्या होगा अगर इसमें हम ये उसका सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो देखिए जैसे ही ओमेगा दिया जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट हम लोग देंगे, एक पैराबोला यहां बनेगा। तो इस पैराबोला का कुछ ना कुछ हाइट होगा, जो भी हो हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट वो पैराबोला जो बना है वो कुछ इस हाइट का बना है, ठीक है। कैपिटल आर अभी भी है, कोई जरूरी थोड़ी कि एकदम ऊपर तक पहुंच जाए, ठीक है। और आपको जो पॉइंट ए था वो एकदम यहां कहीं था, आप देख रहे होंगे, ये था पॉइंट ए। तो इस पॉइंट ए को अगर हम इनिशियल लेवल से दिखा दें, अगर हम लोग इनिशियल लेवल से इस पॉइंट ए को दिखा रहे थे, तो इनिशियल लेवल से ये किस दूरी पर था, ये था h डिस्टेंस पर था, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए जो फ्री सरफेस मिलेगा वो कहां मिलेगा, वो मिलेगा यहां पर। इस चीज को समझिए, ठीक है। इस पॉइंट के लिए फ्री सरफेस यहां होगा। तो इस दूरी को सपोज दैट हमने मान लिया कि ये दूरी कितनी दूरी है, दिस इज x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोगों को इसको लिखना है तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और बनाया जाए तो हम लोग कह दें सपोज दैट कि ये जो दूरी है ऊपर वाली, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, सपोज दैट इसको हमने माना कि ये डेल्टा हाइट है, ठीक है, ये हाइट है डेल्टा। और अगर इस ए पॉइंट को आगे तक बढ़ा दें तो ये हाइट जो है, सपोज दैट इस हाइट को हम लोग मान ले रहे हैं कि ये कितनी हाइट है, 5 है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं जो x है वो कितने के बराबर है, डेल्टा प्लस 5 के बराबर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यही दिखेगा आपको। अब आप देखो, अगर ये हाइट मेरे, ये रेडियस मेरा कैपिटल R है, तो यहां से लेकर के यहां तक जो होगा, जितना हाइट होगा, यहां से लेकर के यहां तक भी वही हाइट होगा, क्योंकि स्पिलेज नहीं हो रहा है, ये हम लोग जान चुके हैं। तो अगर ये मेरा y है तो ये भी y होगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए
अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आप कहोगे कि सर z जो है ये y प्लस वाई 2y है, या फिर आप कहो ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर बाई 2g के बराबर है। लिख सकते हैं हम लोग, अगर z है ये मेरा पूरा हाइट ऑफ द पैराबोला है तो ये होगा। अब देखो इस चीज को थोड़ा और समझो, लेकिन अगर आपको केवल जो पैराबोला लेना है वो केवल डेल्टा के बराबर लेना है, अगर केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, डेल्टा की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा के लिए जो रेडियस मिलेगा वो रेडियस कितना होगा, वो क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो है वो सेंटर लाइन से कितनी दूरी पर है, तो स्मॉल r के दूरी पर है, इसीलिए जो यहां से इसका रेडियस होगा वो स्मॉल r होगा। तो इस ग्रीन लाइन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस यहां से लेकर के यहां तक जो हाइट होगा ये होगा आपको ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए सिंपल सा फंडा है हम लोगों को कि ये सारी चीजें हम लोगों को निकालनी है आपको, ठीक है। तो अगर हम लोग देखिए सॉल्व करना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहते हैं ए पॉइंट पर। तो देखो सिंपल, प्रेशर एट पॉइंट ए की अगर बात करें तो अब जो मेरा ए पॉइंट पर फ्री सरफेस आ रहा है वो कितने हाइट पर आ रहा है, तो x हाइट पर आ रहा है, तो प्रेशर होगा रो जी इंटू एक्स। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि x आपको क्या है, तो x बराबर हम लोग देख रहे हैं, x बराबर क्या है, x बराबर है डेल्टा प्लस फाई। अब सवाल ये उठता है कि ये डेल्टा कितना होगा, तो देखो डेल्टा कितना है, ध्यान से देखो, अगर डेल्टा की बात करें तो यही है ना डेल्टा, देखो तो डेल्टा बराबर कितना है, ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर बाई 2g है, दिख गया आपको आसानी से, डेल्टा तो मिल गया। फाई कितना होगा, तो देखो अगर फाई निकालना है तो फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर हम लिख सकते हैं h माइनस वाई। ध्यान से देखो ये h है, h में से अगर y काट के निकाल दें यानी h माइनस वाई जो होगा यही मेरा फाई होगा। ध्यान से देखो तो h बराबर क्या है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वो हाइट है h, तो ये दिया जाएगा, तो इसको h रहने दो। y क्या है, तो y को अगर देखोगे तो z का आधा है, यानी कि आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर बाई 4g। तो आपको फाई निकल गया, फाई कितना आया, h माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर बाई 4g, फाई मिल गया। फाई के साथ साथ आपको डेल्टा भी मिल चुका है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा, वैल्यू को लिख दो, आंसर आ गया। तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू रो इंटू जी, और x बराबर डेल्टा प्लस फाई है, तो डेल्टा इज ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर बाई 2g प्लस h माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर बाई 4g। तो देखो ये हमने एक इक्वेशन डेराइव कर दिया है, और अगर कभी मान लो आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए इस तरीके का, तो ये जरूर बताया जाएगा कि वो पॉइंट कंटेनर में कहाँ पर है, आप देख लेना, उसकी हाइट दी जाएगी, उसका रेडियस कितना है सेंटर लाइन से वो दी जाएगी, ओमेगा दिया जाएगा, आप सारी चीजें देखिए यहाँ पर गिवन है, आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं, क्योंकि ये भूलोगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इन पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा चलते हैं। ठीक है, अब तक हमने जो भी केस कराया है वो कंटेनर रोटेट कर रहा था ओमेगा से, अब हम लोग कंटेनर विद लीनियर एक्सेलरेशन की बात करेंगे कि उसमें क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर कोई कंटेनर है
और उसके अंदर फ्लूइड भरा है और वो लीनियर एक्सेलरेशन कर रहा है। अब लीनियर एक्सेलरेशन कितने तरीके से हो सकता है? तो लीनियर एक्सेलरेशन या तो हॉरिजेंटल सरफेस पर हो रहा होगा, या तो इंक्लाइंड सरफेस पर हो रहा होगा, या फिर वर्टिकल सरफेस पर हो रहा होगा। या इसको ऐसे समझो कि एक वाटर बोतल है और उसको हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, या कुआं से बाल्टी में पानी है और उसको ऊपर खींच रहे हैं, तो आपको लिक्विड लेवल पर क्या असर पड़ेगा, उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ये सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग हेडिंग देंगे कंटेनर विथ लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसमें सबसे पहला हम लोग केस ए पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन इन हॉरिजेंटल प्लेन, यानी कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? तो हॉरिजेंटल प्लेन पर है। मतलब क्या है? तो देखो बहुत सिंपल है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर की रेडियस सपोज दैट हम मान ले कैपिटल आर है, कैपिटल आर रेडियस का एक कंटेनर है, ठीक है, और ये कंटेनर जो है इसके अंदर कोई फ्लूइड था जो इनिशियली फिल्ड था, और ये एक रोड जैसा कुछ बेस है, और ये कंटेनर जो है, इस कंटेनर को हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? तो हम लोग सपोज दैट चूंकि अभी हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर इसको हम एक्स एक्सिस कहें, इसको अगर हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं और इसको वाई एक्सिस कह रहे हैं, तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, डैट इज कि ये कंटेनर जो है एक्स डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सपोज दैट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर ये कंटेनर रुका हुआ होता, लेवल ये था, इनिशियल लेवल है ये क्या है? इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड इन कंटेनर है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है ये। अब अगर मान लीजिए जैसे ही इसको एक्सेलरेट करेंगे, वो आपने भी देखा है, जैसे एक वाटर बोतल है, सिंपल देखो ध्यान से, ठीक है, कलरफुल होता तो ज्यादा अच्छा होता। अगर हम इसको आगे ले जा रहे हैं तो देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्लूइड जो है वो बैक साइड में, रियर साइड में क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। दैट इज इसको हम कहेंगे, ये आपको क्या है? दिस इज फ्रंट साइड, ठीक है, ये आपको बैक साइड है, या आप ये कहिए कि यही आपका क्या है? रियर साइड है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है मतलब? इसका मतलब ये है जैसे ही आप इसको एक्सेलरेट करोगे, जो लिक्विड था या इसके अंदर, वो बैक साइड यानी रियर साइड क्या होगा? ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, और फ्रंट साइड से बॉटम की तरफ क्या होगा? गिर जाएगा। ठीक है, और अगर कहा जाए तो हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है? तो हॉरिजेंटल सरफेस के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, जो कि यहां पर भी है और यहां पर भी है, यानी उसका जो लिक्विड सरफेस था वो थीटा एंगल से क्या करेगा? चेंज कर जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को समझो, सिंपल सी चीज है, ठीक है, कि ये पीछे क्यों आया? पीछे आने का मतलब देखो, कंटेनर को तुम एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में दोगे, लेकिन लिक्विड में एक्सेलरेशन किधर आएगा? -x में। आप किसी व्हीकल पर बैठे हो, अचानक से एक्सेलरेट कर दें, रुका हुआ था, जिस डायरेक्शन में व्हीकल एक्सेलरेट करता है, आपको एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में महसूस होता है। तो यहां भी वही केस है। देखो कंटेनर को एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड था, इसको जो एक्सेलरेशन मिला वो मिला -ax डायरेक्शन में। ठीक है, तब देखो अगर आप इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हो, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? m × न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन।
वो कंटेनर पर फोर्स होगा। लेकिन अगर हम कहें कि लिक्विड पर या फ्लूइड पर फोर्स कितना है, तो आप कहोगे -m/ax। तभी तो ये लिक्विड जो है वो बैक साइड क्या हो गया है, रेस कर गया है। ठीक है, कितना रेस किया है वो सब अलग बात है, वो सब हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इस चीज को समझो। अब इसी को हम लोगों को अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसी के लिए अब हम फिर से देखो, ये हमने बना दिया इनिशियल लेवल को, समझिएगा ध्यान से। लिक्विड लेवल का जो इनिशियल लेवल है इसको हमने ऐसे बना दिया, और इसी इनिशियल लेवल पर हमने दिखाया कि जो कंटेनर का जो फ्लूइड है वो कुछ इस तरीके से रेस कर गया है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो ma(x) है माइनस में। ठीक है, और इसको अगर स्टडी करना है तो हमने क्या किया, सपोज दैट एक फ्लूइड एलिमेंट ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, हम लोग एक फ्लूइड एलिमेंट छोटा सा कंसीडर कर रहे हैं, जैसा इस पर बिहेवियर होगा वैसा ही हम लोग सब पर बिहेवियर मान लेंगे। ठीक है, तो इस एलिमेंट का जो वेट या वजन होगा वो mg हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। अब देखो फ्लूइड पीछे आएगा, इससे टकराएगा, और टकराने के बाद वही अपना रिजल्ट यानी रिएक्शन इस सरफेस पर देगा। ठीक है, यानी कि अगर यहां पर आपने एक एलिमेंट माना भी है तो ये इसके ऊपर देखो फ्लूइड पीछे आया और पीछे आने के बाद फिर इसी पर आकर के टकराएगा, यानी कि फ्लूइड की वजह से फोर्स, प्रेशर फोर्स उसके ऊपर ऐसे नॉर्मली लग रहा होगा। तो हमने कहा कि देखिए इसके ऊपर जो है, ये जो है यही है P जो फ्लूइड पीछे से इसके ऊपर लगा रहा होगा। देखो एक बार लेवल, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर लेवल चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि यही P जो है वो प्रेशर फोर्स है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर यहां थीटा है तो हम लोग कहते थे यहां भी थीटा होगा। ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, ये होगा थीटा। अगर ये थीटा है तो हम लोग कहेंगे कि ये भी कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो गया P cos थीटा, और इसके कारण इधर साइड जो फोर्स आएगा वो कितना होगा P sin थीटा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो टोटल फोर्सेस लग रहे हैं वो यही सब हैं, इसी को मैंने उधर ब्रेक किया है। तो आप कहोगे कि सर अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो लेवल चेंज नहीं करेगा, और लेवल चेंज नहीं करने का मतलब क्या है, सारे फोर्सेस आपस में क्या होंगे, बैलेंस होंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि P sin थीटा जो है ये होगा आपको -ma(x). ठीक है, और अगर हम लोग लिखें तो इसको लिख सकते हैं P cos थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, अगर दोनों को डिवाइड दे दें तो P और P क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, एंड विच इज इक्वल टू मास मास कटेगा -ax/g, ये आ गया। लेकिन हम लोग याद रखेंगे न्यूमेरिकली ऑलवेज यूज tan थीटा इज इक्वल टू ax/g। न्यूमेरिकली हम लोग किसको यूज करेंगे हमेशा, tan थीटा इज इक्वल टू ax/g, क्योंकि हेयर नेगेटिव साइन only indicates that the liquid level has downward slope, यानी जो लिक्विड लेवल है इसका स्लोप कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो नेगेटिव साइन केवल स्लोप के बारे में बता रहा है कि स्लोप जो है वो कैसा है, तो नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो यहां से मिल गया। अब अगर मान लो इस हाइट को मैंने कह दिया सपोज दैट x है, और जब तक फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा तो ये x है, तो ये भी हाइट कितनी होगी, x हाइट ही होगी। अगर इसका टोटल जो बेस देखा जाए हम लोगों को, तो
वो तो हमने लिखा ही, ये r है तो ये दूरी भी कितनी होगी r, और ये दूरी भी कितनी होगी कैपिटल R। तो आप चाहो तो tan थीटा बराबर ऐसे तो निकाल ही सकते हो, साथ ही साथ tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, डेट इज की x/r से भी tan थीटा आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। तो इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो हाइट ऑफ दी कितना चढ़ेगा बैक साइड या कितना आगे साइड से क्या होगा फॉल करेगा। ठीक है, तो बैक साइड से सपोज दैट अगर x चढ़ गया, यहां से सपोज दैट अगर क्या हो गया x फॉल कर गया, तो हमको आसानी से ये चीज पता चल सकती है। ठीक है, तो अगर हम इसी को प्रेशर के टर्म्स में बताना चाहें कि प्रेशर किधर साइड क्या होगा, देखो ये तो हमने निकाल लिया कि कौन किधर कितना क्या होगा, लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हम मूव करा रहे हैं और बताइए बैक साइड पर या रियर साइड पर टोटल फोर्स क्या होगा, या फ्रंट साइड पर आपको टोटल फोर्स क्या होगा, वो कैसे निकालना है। तो देखो इस चीज को समझो, बहुत सिंपल है। हम इसके लिए आपको क्या करते हैं, प्रेशर प्रिज्म बना करके इसको सॉल्व करना बता देते हैं, इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा प्रेशर प्रिज्म से। देखिए हमने इसी कंटेनर को बनाया, ठीक है, और सपोज दैट हमने आपको कहा कि इस कंटेनर में जो लेवल चाहा था लिक्विड का वो हम लोग ऐसे ही दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और जो इनिशियल लेवल था वो हम लोग ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये है आपका इनिशियल लेवल। तो देखिए इधर साइड जो टोटल हाइट आया है, इसको अगर हम कह दें कि ये हाइट मेरा कितना है h2, और इधर साइड जो लेवल ऑफ द फ्लूइड का हाइट है उसको हम कह दें h1, यानी फ्रंट साइड h1 हाइट होगा फ्लूइड का, यही है आपका h1। ये हाइट कितना कह दिया है हमने h1, और इधर साइड जो ये पूरा हाइट आ रहा है यही हाइट है आपको h2। ठीक है, h2 कितना होगा, तो हमको अगर इनिशियल लेवल दिया हुआ है, इनिशियल लेवल इज सपोज दैट z, तो h2 कितना होगा z प्लस x, h1 कितना होगा z माइनस x। ठीक है, तो देखिए आपको h1 h2 मिल गया। अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिंपल सा फंडा है इस पूरे इसमें। अगर हमको प्रेशर चाहिए फ्रंट साइड एंड बैक साइड, तो देखो प्रेशर जो है वो हमेशा, फ्लूइड तो रुका ही होगा ना, स्टैटिक का कंडीशन बना दो, लीनियर प्रेशर का चेंज जो होगा वो कैसा होगा लीनियर, यानी कि रियर एंड पर जो प्रेशर का वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा, एंड फ्रंट एंड पर भी जो प्रेशर का वेरिएशन होगा वो कैसा होगा लीनियर होगा। और ये एक प्रेशर प्रिज्म बनेगा ABC, ये प्रेशर प्रिज्म किस पर बनेगा, तो आपको रियर एंड पर। और अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड पर जो प्रेशर प्रिज्म बनेगा वो होगा H1 हाइट का। ठीक है, ये प्रेशर प्रिज्म है फ्रंट एंड पर। तो फ्रंट एंड पर जो प्रेशर का फोर्स आएगा प्रेशर के वेरिएशन के कारण वो भी लीनियर होगा, ये है आपको। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं DEF। ठीक है, तो आपको ये जो B से C का दूरी होगा वो कितना होगा, वो होगा सिंपल ρg(h2). ठीक है, और FE की जो डिस्टेंस होगी वो होगी ρg(h1), सिंपल। और देखो तुम सामने से देख रहे हो तो कंटेनर का लंबाई और कंटेनर की हाइट दिख रही है, कंटेनर की चौड़ाई यानी विड्थ नहीं दिख रही है। ठीक है, तो हम लोगों को इस साइड से जो फोर्स लग रहा है वो F रियर एंड हो रहा है, और इस साइड से जो फोर्स लग रहा है वो F क्या है फ्रंट एंड है। ठीक है, या F1 F2 करके आप लिख सकते हो। तो अगर आपको F रियर साइड से चाहिए तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इनटू विड्थ ऑफ कंटेनर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको F रियर एंड निकल जाएगा। ठीक है,
सिमिलरली अगर एफ फ्रंट एंड चाहिए तो अब क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF करोगे और जो भी विड्थ ऑफ द कंटेनर दिया जाए उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल जाएगा। और एक चीज और याद रखो, हमेशा रियर एंड पर जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा, फ्रंट एंड पर कम होगा, और जो मास इनटू एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स आ रहा है ये क्या होता है, तो एफ रियर एंड माइनस एफ फ्रंट एंड होता है। यानी कि इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस होगा ये वही फोर्स होगा जिसके कारण कंटेनर क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो इतनी चीजों को आप याद रखेंगे। ये प्रेशर प्रिज्म पर हमने बनाया है और यहां पर देखो प्रेशर का वेरिएशन जो है वो कैसा है, तो लीनियर होगा। सिंपल सा फंडा है इसमें, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट केस हम लोग ऐसा करते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन लिया था, हॉरिजेंटल प्लेन लिया था। हो सकता है कि इस बार हम लोग हॉरिजेंटल प्लेन पर एक्सेलरेशन ना करके वर्टिकल डायरेक्शन में करें। तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो केस आ जाएगा, या तो मूविंग अपवर्ड या मूविंग डाउनवर्ड। तो देखो अब हम अगला केस ले लेते हैं कि हम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे लेकिन मेरा कंटेनर जो है वो कैसा होगा, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, या फिर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ठीक है, देखिए सेकंड केस इसके अंदर ले लेते हैं। तो लीनियर एक्सेलरेशन पहला केस हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। सेकंड केस ले लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि हमने कहा कि देखिए ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में आपको कोई फ्लूइड फिल्ड है और हम लोग इस कंटेनर को एक कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, लेकिन इस बार कंटेनर कैसा है, मूविंग अपवर्ड है। ठीक है, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूविंग अपवर्ड है। ठीक है, ऐसा केस है। तो ठीक उस तरीके से जैसे कुएं में बाल्टी में पानी डाला और खींच रहे हैं, ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि लिक्विड लेवल कैसा होगा। तो ये हम लोग देखते हैं, जब वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो लिक्विड लेवल चेंज नहीं करता है। इससे पहले वाले में मूविंग डाउनवर्ड हो गया था, ठीक है, लिक्विड लेवल का जो आया था वो इंक्लाइंड आया था। इसमें लिक्विड लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ प्रेशर का वेरिएशन होना शुरू कर देगा। देखो कैसे, तो इसको समझने के लिए सपोज दैट मैंने क्या किया, एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट इसमें हम लोग मान लेते हैं, जैसा इसमें बिहेवियर होगा वैसा ही पूरे में बिहेवियर होगा, हम उसको मान के चल रहे हैं। ठीक है, नाम दे दिया ABCD। ठीक है, ये है मेरा फ्री सरफेस एंड सपोज दैट इसकी जो हाइट है ना, इस हाइट को हमने मान लिया कितना है, स्मॉल h। तो देखो इस एलिमेंट पर बॉटम साइड से जो ऊपर की तरफ एक प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड के कारण, वो अगर हमने माना तो वो माना PdA, और टॉप साइड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लगेगा वो लगेगा एटमॉस्फेयर के कारण, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लिख रहे हैं P0dA। और जो भी फ्लूइड एलिमेंट इसके अंदर फिल्ड है उसका वजन किधर एक्ट करेगा, तो वजन जो है वो है mg और वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसीलिए हमने उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करते हुए बताया है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा फंडा है। इसी एलिमेंट पर अगर हम बात करें तो नेट फोर्स इन दी वर्टिकल डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे। और वो नेट फोर्स जो होना चाहिए वो सब का सब क्या आना चाहिए, जीरो के बराबर। ठीक, सॉरी जीरो के नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन ay है तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, m इंटू ay, इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं, निकाल लेते हैं, नेट फोर्स इन दी वर्टिकली
अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम लोग नेट फोर्स निकालना चाहते हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, पी डी ए माइनस पी नॉट डी ए माइनस एम जी, यही फोर्सेस है टोटल, ठीक है। ये सब मिल करके किसके बराबर देगा, तो m इंटू ए वाई के बराबर होगा। अब देखो मास को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी तो डेंसिटी रहने दिया, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एरिया इनटू हाइट, ठीक है। एरिया इनटू हाइट लिख सकते हैं, तो हम लोग यहां पुट कर देते हैं P इंटू डी ए माइनस पी नॉट डी ए माइनस मास का वैल्यू कितना रख दिया जाए, रो जी डी ए इंटू एच, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। यहां पर मास का वैल्यू लिख दिया हमने रो इंटू एच इंटू डी ए इंटू ए वाई, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर यहां पर भी डी ए है, यहां पर भी डी ए है, यहां भी डी ए है, यहां भी डी ए है, चारों जगह पे डी है, यहां से कॉमन लें और उसको रहने दें तो सब आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा आपको P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान से देखिए, रो इंटू एच इंटू ए वाई प्लस रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, और देखो P माइनस पी नॉट क्या है, P इज द प्रेशर एट द बॉटम यानी यहां पर, और P नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप कह सकते हो ना कि सर यही तो है मेरा गेज प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। यानी कि आपको AB पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो वो हम लिख सकते हैं, यानी ये जो गेज प्रेशर है वो गेज प्रेशर कितने के बराबर मिलेगा, तो आप देखो रो कॉमन है, H कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग एक मिनट रुक जाओ, यहां से कुछ चीजें छूट रही शायद, हमने ले लिया ये कॉमन, तो यहां से बचा आपको, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो गेज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच प्लस रो एच ए वाई, ये मिलेगा आपको गेज प्रेशर उसमें, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो गेज प्रेशर के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, हमने रो जी एच को कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा 1 प्लस ए वाई अपॉन जी। अगर हमने रो जी एच को कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1, इसके नीचे आ गया रो जी एच, तो रो एच कैंसिल आउट हो गए, ए वाई बाई जी। तो आपको यहां से एक रिजल्ट मिला कि जो गेज प्रेशर होता है ये कितने के बराबर है, तो इतने के बराबर है। इसका मतलब क्या है, देखो इस चीज को समझो, अगर हम लोग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं देते तो जो प्रेशर होता उसके बेस पर, वो प्रेशर हमेशा किसके बराबर होता, इस चीज को समझना, बेस पर जो प्रेशर का वेरिएशन आता वो आता लीनियर, और कितने के बराबर होता, सपोज दैट इसकी पूरी हाइट हम मान रहे हैं कैपिटल H, ठीक है, तो होता कि सर रो जी इंटू एच जो है यही प्रेशर था जो उसके बेस पर लगता, ठीक है। लेकिन अब हम उसको ऊपर खींचने लग जा रहे हैं, तो देखो रो जी एच तो लग ही रहा है, इसके साथ एक और चीज आ गया है। इसका मतलब कि हर पॉइंट पर अगर कोई पूछे कि प्रेशर बढ़ रहा है तो तुम इसको लिख सकते हो ना कि सर ओमेगा एच प्लस ओमेगा ए वाई है, यानी कि हर पॉइंट पर जैसे जैसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हम खींच रहे हैं, हर पॉइंट पर कितने से प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो आप कहोगे कि सर ओमेगा ए वाई से प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रेशर प्रिज्म नॉर्मली बनता था वो केवल यहीं तक होता था,
लेकिन अब जो बनेगा उसमें आपको प्रेशर इंक्रीज कर गया है, और कितने से कर गया है, तो रो इंटू एच इंटू ए वाई से, डेट इज टोटल प्रेशर जो होगा किसी भी पॉइंट पर वो होगा इन दोनों का समेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को अब अगर कभी भी इस पर क्वेश्चन दिया जाए बैक एंड रियर एंड का, तो हमेशा प्रेशर प्रिज्म जो बनाएंगे उसमें हम लोगों को जो बेस आएगा वो टोटल आएगा, और वही चीज है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इनटू विड्थ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो केस दिया जाए और इस बार कंटेनर अपवर्ड डायरेक्शन में ना ले जा करके वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में आप लोगों को बता दें, ध्यान से देखिएगा कि जो रिजल्ट आएगा गेज प्रेशर का वो कितना होगा, वो होगा आपको सिंपल है, अगर ऊपर जा रहा था तो G ऐड हो रहा, ये वाला ऐड हो रहा था, नीचे आएगा तो वो घटता जाएगा, यानी कि रो जी एच माइनस रो एच ए वाई होगा, यानी कि रो जी एच इंटू 1 माइनस ए वाई बाई जी हो जाएगा। तो बस फर्क इतना है कि अपवर्ड होगा तो प्लस साइन आएगा, डाउनवर्ड होगा तो माइनस साइन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इस चीज को समझिए, अगर हम लोग कोई मोशन नहीं प्रोवाइड कर रहे थे तो हम लोगों को जो प्रेशर आ रहा था, अगर इसका हाइट कितना है, कैपिटल H है, ठीक है, तो वो प्रेशर आ रहा था बेस पर कितना, वो प्रेशर था इतना, ठीक है। लेकिन जैसे ही वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमने इसको मूव कराया तो उसमें से इतना प्रेशर घटने लग गया, डेट इज कि ये जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू होगा रो इंटू एच इंटू ए वाई, ठीक है। तो जो इफेक्टिव बेस पर जो प्रेशर लगेगा वो इफेक्टिव प्रेशर होगा केवल और केवल इतना ही इफेक्टिव होगा जिसका वैल्यू है आपको रो जी एच 1 माइनस ए वाई बाई जी, दिस इज दी इफेक्टिव प्रेशर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक कंटेनर है सपोज दैट, और इस कंटेनर को हम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो बताइए कि उस कंटेनर में किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो प्रेशर कितने से इंक्रीज कर रहा होगा। तो आपका जवाब होगा कि सर रो एच ए वाई से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह देगा कि कंटेनर है उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन g से ही इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो बताइए उसके ऊपर प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखो रो एच कॉमन लो, एक g ये और ए वाई भी g हो गया तो 2g हो गया ना, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा प्रेशर, सिंपल। दूसरी चीज, एक कंटेनर है ऊपर से इसको फॉल कर दिया, नीचे गिरा दिया, अगर हम ऊपर से गिरा देंगे तो इसके हर पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, कितने से डिक्रीज करेगा, क्या होगा वैल्यू, तो वैल्यू इतना होगा, और कितने से डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा रो एच ए वाई से, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हम लोग कह दें कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से ही फॉल कर रहा है, जी से ही इस बॉडी को गिरा दिया, तो देखो अगर ए वाई भी जी हो गया तो जी और जी कट के 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 0, डेट इज की उस में किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, गेज प्रेशर कितना होगा, गेज प्रेशर होगा 0, और गेज प्रेशर का मतलब क्या है, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब गेज प्रेशर 0 होगा इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर है, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर किसी कंटेनर को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन G से फॉल कर दें तो उसके हर पॉइंट पर जो प्रेशर लगेगा कंटेनर के वो केवल और केवल किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और अगर एक कंटेनर है उसको जी एक्सेलरेशन से ऊपर फेंक दे तो हर पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो 2 टाइम्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि यहां भी जी रख देंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट केस देखो, लीनियर एक्सेलरेशन में हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराया, वर्टिकल डायरेक्शन में अब बचा है एक लास्ट एंड फाइनल, वो है आपको कि हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन दे दें। अगर हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन दे दें तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल केस है, हम आपको
डायरेक्टली इसको बता दे रहे हैं, 2 को डेराइव कर दिया है, बार बार आप देखेंगे तो डेरिवेशन यही है, इसी तरीके से किया जाता है। देखिए सपोज दैट अब मैंने मान लिया आपको इंक्लाइंड प्लेन पर मूव करना है, ठीक है, और सपोज दैट मैंने आपको कह दिया कि देखिए इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। देखिए मैंने कहा कि देखिए एक रोड है, इसके बीच में एंगल कितना है, अल्फा है, और इसके ऊपर इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर एक कंटेनर है, ठीक है, और ये कंटेनर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको इंक्लाइन डायरेक्शन में हम एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस कंटेनर का जो फ्री सरफेस होगा, हमेशा याद रखा करो, फ्री सरफेस जो होता है वो हमेशा पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल होता है। फ्री सरफेस कभी भी इंक्लाइंड नहीं होगा। चाहो तो घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लो। ये बोतल है, इसको हम इंक्लाइन करेंगे तो देखो फ्री सरफेस जो है अभी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ क्या है, पैरेलल है। तो देखो ये है फ्री सरफेस जो हमेशा पैरेलल टू दी दिस वन होगा, ठीक है। क्लियर है। और इसमें जो लिक्विड लेवल है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके से मूव करा रहे हैं तो अब देखो इस चीज को ध्यान से, अगर हम लोग इसमें देखें तो सिंपल सा फंडा है कि इसको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, वो है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। यहाँ अल्फा है तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, अल्फा, यानी एक्सेलरेशन का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें तो वो होगा ax, जो कि a cos अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। डेट इज कि यही है आपका, ऐसे लिख देते हैं, चलो यहाँ ना दिखा करके वहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो ये ax डायरेक्शन में होगा a cos अल्फा, ये होगा ay जो कि होगा a sin अल्फा, ठीक है। सपोज दैट फ्री सरफेस के साथ जो एंगल बना है वो कितना है, वो है थीटा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर इस तरीके का केस दिया जाए आपको तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कह रहे हैं कि अप द स्लोप है, यानी कि एक्सेलरेशन अप द स्लोप, यानी स्लोप इस तरीके से अप ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो जो tan थीटा आएगा वो tan थीटा आएगा ax अपॉन g प्लस ay, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दोनों ऐड होता जाएगा, वो चीज हेवी लगने लग जाएगी, ठीक है। यानी कि ax को चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो कि सर इसका मतलब a cos, सॉरी यहाँ पे अल्फा होगा, a cos अल्फा डिवाइडेड बाई g प्लस a साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही डाउन द स्लोप होगा, इसी का उल्टा ऊपर ना जाकर के किधर मूव करता हो, नीचे, तो सेकंड केस क्या है, एक्सेलरेशन डाउन द स्लोप। कई बार लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं a cos अल्फा बाई जी इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव जी कितना होगा। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जब अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे तो जी बढ़ता जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस साइन है, ठीक है, इसीलिए जी इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है। तो डाउन दी स्लोप होगा तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा ax अपॉन जी माइनस ay, ठीक है, डेट इज की a cos अल्फा अपॉन g माइनस a साइन अल्फा, डेट इज कि ax अपॉन g इफेक्टिव हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब
अप दी स्लोप होगा तो जी इफेक्टिव इंक्रीज करता है, डाउन दी स्लोप होगा तो जी इफेक्टिव क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अगर अब आपको कभी भी लीनियर एक्सेलरेशन का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल फंडा है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और यहां तक ये आपका पूरा चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे लैमिनार फ्लो को स्टडी करेंगे थ्रू पाइप्स में। ठीक है, लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आप लोग जब भी नोट्स लेक्चर को देखा कीजिए, कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाया कीजिए और चीज़ों को क्लियर किया कीजिए। ना समझ में आए बार बार इसको रिपीट कीजिए, देखिए, समझिए। ठीक है, तो होप कि आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, गुड बाय।